एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। उन दिनों मैं करीब 11 साल की थी, जबकि मेरी बहन पायल 13 साल की थी। हम दोनों में बहुत प्यार था। हम दोनों छत पर खेल रहे थे कि माँ पापा के कमरे में शोर की आवाज़ सुनकर दोनों सहम सी गई थी। हम दोनों बहनें थीं। हमारे लिए ये बात बहुत नहीं थी, क्योंकि घर में हमेशा प्यार मोहब्बत का माहौल ही देखा था। मगर आज माँ पापा के कमरे में इतनी अजीब आवाज़ सुनकर मेरा तो डर के मारे दिल कांपने लगा था। छोटे बच्चों को वैसे भी माँ पापा को मोहब्बत में देखने की आदत होती है, जबकि माँ पापा के कमरे से चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं और पायल दोनों डर गए थे। हमने छत का दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दिया और भागते हुए नीचे आ गए थे। माँ पापा के कमरे से अभी आवाज़ आना बंद नहीं हुई थी। मैं और पायल दोनों उनके कमरे की तरफ चल पड़े थे। मैं वहाँ पर खड़ी हो गई थी। पायल भी बहुत सहमी और डरी हुई थी। तब हम दोनों के कानों में अपने नाम की पायल और परी आवाज़ पड़ी। हमें यकीन हो गया कि लड़ाई हम दोनों के बारे में ही हो रही थी, जबकि हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा ने घर के कामों के लिए नौकर भी रखा हुआ था, जबकि वैसे भी कोई तकलीफ नहीं थी। घर में पैसों की रेल पेल ना सही, लेकिन इतना ज़रूर था कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर बसर हो रही थी। तभी माँ पापा के कमरे का दरवाज़ा खुला। पापा गुस्से में कमरे से बाहर निकले, जबकि मम्मी पीछे बैठी रोने लगी थी। मैं और पायल जाकर माँ के साथ चिपक कर बैठ गए थे। क्या हुआ मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? बस बच्चियों, मैं तुम दोनों के नसीब से डर रही हूँ। डर लगता है मुझे। आजकल के ज़माने का कोई भरोसा नहीं है। माँ हमें यूं सीने से लगा कर प्यार कर रही थी, जैसे हम दोनों पर कोई बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला हो। मेरी माँ हमारी तरफ मासूमियत से देखने लगी थी। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो माँ? मैंने सवाल किया तो उनकी आंखों से आंसू छलकने लग गए थे। मैं क्या करूं मेरी जान, मैं तुम दोनों की हिफाजत एक कांच के शीशे की तरह की है। पता नहीं आगे भी ऐसा कर पाऊंगी या नहीं। मेरी माँ के आंसू देखने वाले थे। मुझे अपनी माँ पर दुख भी हो रहा था। पता नहीं वह क्यों रो रही थी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जब शाम के टाइम पापा घर आए तो माँ ने दोबारा उनसे कोई बहस नहीं की थी। मैंने माँ से पूछा कि क्या बात है, आप रो क्यों रही थी? तो कहने लगी कि बेटी, मैं तुम दोनों को अपने साथ अपने माँ बाप के घर लेकर जाना चाहती हूँ। मुझे इस घर पर भरोसा नहीं है। तुम्हारे पापा के रिश्तेदारों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम दोनों अपनी हिफाजत करना। मैं अपने भाई की शादी भी नहीं छोड़ सकती, वरना तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाती। तुम दोनों का बाप है कि जिद पर अड़ा हुआ है, कहता है कि अपनी बेटियों को लेकर तुम अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती। वह तुम्हारा मायका है। मेरे तो कुछ नहीं लगते, तो मैं अब तुम दोनों को वहाँ पर लेकर नहीं जाऊंगी, जबकि वह तुम्हारा ननिहाल भी है। माँ की बात सुनकर हम हैरान हुए थे। पापा हमें क्यों नहीं जाने देते थे? मैंने मासूमियत से सवाल पूछा तो माँ ने मेरे सर पर अपना हाथ रखा और दिलासा दिया और बोली, बस बेटी, हर एक की अपनी सोच होती है। तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वहाँ जाते हुए भी मेरा दिल तो तुम दोनों में ही लगा रहेगा। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होगी। बेटी, तुम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तुम दोनों अब समझदार हो और जब बच्चियां जवान होती हैं तो उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो मुझे तुम दोनों पर बहुत फ़ख्र है। मैंने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है बेटी, लेकिन ये ज़माना बहुत ख़राब है। तुम अपना ढेर सारा ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ। माँ ने अपना बैग तो पैक करना शुरू कर दिया था, पर पापा उन्हें अजीब सी खा जाने वाली निगाहों से देख रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आती थी कि पापा को माँ के साथ जाने में क्या समस्या थी। फिलहाल पापा तो घर से चले गए थे, लेकिन अब पापा से हम दोनों को ही बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि हमारे पापा वैसे नहीं थे जो आम लोगों के होते हैं। वह तो हमें भी कभी प्यार से नहीं देखते थे, यहाँ तक कि हमें पास भी नहीं बुलाते थे। शायद इसलिए कि उन्हें बेटे पसंद थे और उनकी मर्जी के बिना उनके यहाँ पर 2 बेटियाँ और पैदा हो गई थी। कुछ मर्दों को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और शायद पापा भी उनमें से ही थे। माँ के जाने के बाद मैं और पायल पापा के कमरे में जाने के बजाय बाहर आकर खेलने लगी थी। तभी पापा कहने लगे कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। हम दोनों मजबूर होकर पापा के पास आ गए। पापा ने तो पहले भी हमें कभी प्यार मोहब्बत से नहीं रखा था, लेकिन उस दिन तो उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें भूख लगी है तो जाओ, किचन में दूध पड़ा होगा, जाकर पी लो। उसे पीकर सो जाओ। मुझे दोबारा तंग करने की ज़रूरत नहीं है। पापा का रूखा व्यवहार देखकर मैं और पायल मारे डर के किचन में आ गई। वहाँ पर दूध का गिलास पहले से ही पड़े हुए थे, उनमें दूध भी था। गरम गरम दूध पीकर हम दोनों अपने कमरे में आ गई थी। पता नहीं क्यों मुझे दूध पीकर अजीब सा महसूस हो रहा था। पायल भी कहने लगी, बहुत बुरा सा लग रहा है।
ये दूध पता नहीं किस काम के लिए रखा था, जो हमने पी लिया। अब तो पता नहीं पेट ना खराब हो जाए। पायल को सच में ही चक्कर आने लगे थे। मुझे कुछ याद नहीं। मैं तो पापा के कमरे में चली गई। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो करीब 4 या 5 घंटे बीत चुके थे। मैं पापा के कमरे में सोई हुई थी, जबकि पायल दूसरे कमरे में थी। मैं हैरान हो गई थी। दूध पीकर हम दोनों को नींद कैसे आ गई? वैसे आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने ये सोचा और उठकर पायल के कमरे में आ गई तो वह अपने कमरे में ही पड़ी हुई थी, बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। उसे देखकर मैं डर सी गई थी। पायल को मैंने जगाया। जब वह उठी बहुत घबराई हुई थी। कहने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा, मैं तो खुद नहीं जानती। दूध पीने के बाद जब मैं पापा के कमरे में गई तो मेरी आंख भी अभी खुली है। मैं तो 4-5 घंटे के बाद ही जागी हूँ। और तुम्हें क्या हुआ? मैंने उससे पूछा तो उसने भी मुझे यही बताई। कहने लगी, मैं भी सो गई थी, लेकिन मुझे अजीब सा दर्द हो रहा है सर में। मैंने पायल को देखा तो उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसकी आंखें भी लाल हो रही थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। अभी माँ भी आती होगी। शादी का तो हंगामा भी खत्म हो गया होगा। फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए वह दवाई लेकर आएंगी। पायल मगर बिस्तर पर पड़ी रही। शाम को माँ आई तो हमने माँ को ये बात बिल्कुल भी नहीं बताया। हम भी जानते थे कि माँ हमारे लिए पहले से ही परेशान होंगी और हमने ये बात बता दिया तो वे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। इसलिए हमने ये बात अपने दिल में ही छुपा ली थी। पर हम नहीं जानते थे इस बात को छुपाने का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक बीत गया, मगर फिर पायल की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन नाश्ते की मेज़ पर हम सब बैठे हुए थे कि मेरी बहन पायल को उल्टियाँ होने लगी। उसकी तबीयत खराब देखी तो माँ कहने लगी, तुमने ज़रूर उल्टा सीधा कुछ खाया होगा। मैंने तुम दोनों से कहा भी था कि बाहर की कोई चीज़ नहीं खाया करो। तुम दोनों मेरी बात सुनती ही नहीं हो। माँ ने गुस्से से पायल को देखा। ये सुनकर पहली बार पापा ने हमारे हक में कोई बात की थी। तुम इन दोनों को क्यों डांटती रहती हो? ये हमारी प्यारी बेटियां हैं। पापा ये व्यवहार देखकर मैं भी हैरान हो गई थी, क्योंकि पापा तो हम दोनों को कभी भी मोहब्बत से नहीं देखते थे। आज उन्होंने इतनी मोहब्बत भरी माँ से बात की थी। हम दोनों के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट आ गई थी। माँ भी हैरान थी, मेरे पति को क्या हो गया है? जो मेरी बेटियों को नफरत भरी नजरों से देखता था, आज वही उन्हें लाड प्यार कर रहा है। ऐसा मुमकिन ही नहीं था। और वह भी पायल भी। बेचारी पायल तो मेरी सौतेली बहन थी। माँ के पहले पति की औलाद थी। मेरी माँ ने मेरे पापा से दूसरी शादी की थी। मेरे पापा की पहली पत्नी मर चुकी थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। उस बच्चे की वजह से उसकी मौत हो गई थी और वह बच्चा भी मर गया था। मेरी माँ मेरी बुआ की ननद थी। मेरे पापा ने आज से पहले कभी प्यार मोहब्बत नहीं दिखाया था, लेकिन आज पापा की नज़रें उसके लिए बिल्कुल अलग थी। पापा के चेहरे पर प्यार नज़र आ रही थी, साथ ही बहुत सारी मेहरबानियाँ भी। शायद पापा को अब तो ये बात खल रहा था कि उन्होंने अपनी बेटियों के साथ जो व्यवहार रखा था वह ठीक नहीं था। पापा ने पायल को ढेर सारा प्यार किया और कहने लगे, मेरी बेटी के लिए मैं शाम को दवाई ले आऊँगा, तो भगवान की कृपा होगी, तुम ठीक हो जाओगी। पापा का ये व्यवहार देखकर माँ कुछ चुप सी हो गई थी। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा पति तो 2 दिन में कैसे बदल सकता है, जबकि वो मेरे बेटियों से मोहब्बत भी नहीं करता था, उनकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। पायल तो सौतेली भी थी, पर मैं तो सगी होने के बावजूद भी पापा ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था, जबकि आज पापा की मोहब्बत ने ये साबित कर दिया था कि उनके और हमारे बीच में जो फ़र्क है वह धीरे धीरे पिघल रही थी। मगर ये नहीं पता था कि एक दिन यही मोहब्बत बवाल बन जाएगी। उस दिन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम हुई तो पापा दवाई भी ले आए, मगर माँ ने कहा, मेरी बेटी कोई दवाई नहीं खाएगी। मैंने उसे हल्दी वाला दूध दिया है, उसे पीकर आराम आ जाएगा। ये सुनकर पापा गुस्सा हो गए। बोले कि मैं ये दवाई अपनी बेटी के लिए लाया हूँ, मेरी बेटी ये दवा खाकर ठीक हो जाएगी। मगर माँ ने साफ मना कर दिया। बोली कि इतनी छोटी बच्ची को मैं दवाई नहीं खिला सकती, हल्दी वाले दूध से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पायल कहने लगी, माँ, जब आप यहाँ से चली गई थी तो रसोई में दूध पड़ा हुआ था, उसे पीकर ही मेरी तबीयत खराब हुई थी। दूध पीने के बाद मुझे सख्त नींद आ गई थी। उसके बाद जब आप आई तो मैं जागी थी। पायल की बात सुनकर माँ फिर सोच में डूब गई थी। कल अनुज आप घर पर ही थे ना? क्या सच में दोनों ने दूध का गिलास पिया था? आप बताइए, उसके बाद क्या हुआ? ये सुनकर पापा भी थोड़ा हड़बड़ा गए थे। पापा कहने लगे, मुझे तो खुद नहीं पता सुमन, मैं तो अपना कोई केस तैयार कर रहा था। पापा ने जल्दी से इस बात को बदल दी थी, लेकिन परेशानी के असर तो उनके चेहरे पर भी आ गई थी।
पापा की परेशानी देखकर मेरा भी दिल बुझ सा गया था। मैं सोचने लगी कहीं पापा फिर से बदल ना जाए। वह तो हम दोनों से अब प्यार से बातें करते थे, अब उन्होंने अपना व्यवहार बदल लिया था। पर माँ पता नहीं क्यों हर टाइम उन्हें डांटती रहती थी। अब वह हमारे साथ अच्छे थे तो माँ अच्छी नहीं थी। हम दोनों बहनों की जिंदगी में कुछ सुकून आया ही था कि एक हफ्ते के बाद एक और तूफान आ गया। इतना बड़ा तूफान, उसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। पायल की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। अब तो उसका चेहरा भी अजीब सा हो गया था, पेट में चुभन सी रहने लगी थी। माँ ने जब ये देखा तो कहने लगी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मेरे पापा भी माँ के हाँ में हाँ मिला रहे थे। उन्होंने भी कहा कि हमें पायल को डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। वे तो पहले भी उसके लिए दवाई लेकर आए थे, मगर माँ ही थी, उन्होंने उस दवाई को खाने नहीं दिया था। उस दिन मैं घर पर अकेली थी। माँ ने कहा, तुम किसी भी हाल में घर पर अकेली नहीं रहोगी, हमारे साथ चलोगी। पापा ने भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं किया था। पापा तो नहीं चाहते थे मैं घर में अकेली रहूं। पापा मुझे साथ लेकर अस्पताल आ गए, मगर रास्ते में माँ ने अपना इरादा बदल लिया था। कहने लगी, पहले वैद्य जी के पास चलते हैं, हो सकता है वह कुछ बता दे। पापा ने लाख मेरी माँ की विनती की, तुम ऐसे मत करो, डॉक्टर को ज़्यादा पता होता है, वह तो कुछ नहीं जानते। मगर माँ ने कहा कि नहीं, वैद्य जी के पास तो अक्सर मैं आती जाती रहती हूँ, वह हर बीमारी को पकड़ भी लेते हैं और इलाज भी पक्का करते हैं और अच्छा करते हैं। हम लोग डॉक्टर को छोड़कर वैद्य जी के पास चले गए थे। पापा बेचारे बस हाथ मलते रह गए थे। बेचारे ज़्यादा हुक्म भी नहीं चला सकते थे, क्योंकि माँ उनको यही कहती थी, मेरी बेटियाँ हैं, तुम मेरी बेटियों को कुछ न कहो, वगैरह वगैरह। खैर, माँ जब पायल को वैद्य जी के पास लेकर गई तो उन्होंने कहा कि इसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, मैं दवा दे रहा हूँ, 3 दिन पानी के साथ खिला देना। पापा ने वैद्य जी के क्लिनिक से निकलते ही माँ को खूब बातें सुनाई और कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैद्य जी की दवाई में पायल को खाने नहीं दूंगा, हमें तो डॉक्टर के पास चलना चाहिए। पायल का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, क्या पता कोई और समस्या हो, उसका पेट तो काफ़ी बाहर की तरफ आ गया है। ऐसे में हम अपनी बेटी की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। तुम उसकी माँ हो, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है। पापा के इतने कहने और सुनने के बाद वह भी मान गई। कहने लगी, ये 3 दिन की गोलियां हैं, मैं उसे नहीं खिला सकती। माँ को दवाई से वैसे भी डर लगता था। खैर, हम लोग डॉक्टर के क्लिनिक में पहुँच गए। वहाँ पर पायल का अल्ट्रासाउंड हुआ था, क्योंकि पायल का पेट तो काफ़ी बढ़ चुका था, क्योंकि कोई मामूली बच्चे का पेट इतना बाहर तो नहीं दिखता। मैं तो यही कहता हूँ पायल का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में सारी जानकारी आ जाती है समस्या क्या है। अल्ट्रासाउंड के बाद जब रिपोर्ट बाहर आई तो माँ और पापा को डॉक्टर ने कमरे में बुला लिया था, मगर ऐसे लगता था रिपोर्ट पढ़ने के बाद मेरी माँ के कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। उनके चेहरे के रंग बिल्कुल पीले पड़ चुके थे। कहने लगी, तुम यहाँ से बाहर चली जाओ बेटी, हमें पायल से कोई ज़रूरी बात करनी है। पापा तो चुप खड़े थे, मैं भी कमरे से बाहर आकर खड़ी हो गई थी, पर मुझे अंदर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मेरे बाहर आते ही डॉक्टर ने माँ को बताया कि आपकी बेटी पायल माँ बनने वाली है और ये बच्चा 2-3 महीने का है, इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी बच्ची का ख्याल रखें। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अब तो बहुत लेट हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कह सकती थी। पापा और माँ डॉक्टर से लड़ने लगे, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हमारी बेटी बहुत अच्छी है और शरीफ है, और आप ही बताइए उसकी उम्र कितनी है? अभी महज 13 साल की बच्ची है, उसने तो कभी किसी को देखा तक नहीं। मेरी माँ के तेवर अलग थे। तब डॉक्टर ने कहा, इस बात की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, आपकी बेटी के साथ ये हादसा कैसे हुआ, लेकिन मैं आपको सच ही बता रही हूँ, झूठ बोलने में मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। आप जाकर किसी और डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवा लें। लेकिन जो भी मैंने कहा वह सब कुछ बिल्कुल सच है, और इस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप कहीं से भी जांच करवा सकती हैं। ये सुना था कि मेरी माँ का तो पारा ही हाई हो गया, पापा पर बरस पड़ी थी। तुम कितने लापरवाह इंसान हो, मैं अपनी बेटियों को तुम्हारे भरोसे पर छोड़ कर गई थी और तुमने ये क्या किया। ये सुनना था कि मेरे पापा भी आग बबूला हो गए, बोले कि तुम जैसी औरत को शर्म आनी चाहिए, तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे सोच सकती हो। मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे माँ और पापा की लड़ाई काफ़ी बढ़ गई थी। पायल बहुत सहमी और डरी हुई थी, डॉक्टर के कमरे में बैठी थी। पायल बेचारी की उम्र तो इतनी कम थी, उसे तो पता ही नहीं था कि माँ बनना क्या होता है, औलाद कैसे होती है, वगैरह वगैरह। वह बेचारी तो बस डरी सहमी एक कोने में खड़ी माँ के अगले फैसले का इंतज़ार कर रही थी। माँ ने उसे बाजू से पकड़कर झकझोरना शुरू कर दिया था। बता, हमें सच सच
तूने ये सब कुछ क्यों किया? अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया? अरे तेरी उम्र में हम थे, हमें ऐसी वैसी बातों की खबर भी नहीं थी, मगर तूने तो अपने माँ बाप की नाक कटवा दी। माँ उसे झकझोरने लगी थी। पापा बेचारे चुप खड़े थे। वह तो वैसे भी मुजरिम बने हुए थे। अगर वह अपनी सौतेली बेटी को डांटते तो माँ यही कहती, तुम्हें मेरी बेटी की परवाह नहीं है, तुम मेरी औलाद से मोहब्बत नहीं करते। बस पापा चुप खड़े थे। माँ पायल को डांटने लगी, यहाँ तक कि उन्हें उसे कान से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। पूरे अस्पताल ये मंजर देख रहा था। पायल की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा था। मुझे उस पर तरस आ रहा था। माँ उसे थप्पड़ मारे जा रही थी। उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। उसके चेहरे पर माँ के हाथों के निशान पड़ चुके थे। एक मासूम सी बच्ची पर इतना जुल्म करते मेरी माँ को जरा भी तरस नहीं आ रहा था। और मेरी माँ को आता भी कैसे? माँ थी और माँ होने के नाते उनका हक बनता था वह उससे पूछे ये सब कुछ कैसे हुआ। उसे अजीब अजीब सवाल कर रही थी जिनका समझ तो मुझे भी नहीं था। उसका मतलब क्या होता है? माँ, पापा और पायल जब घर आए तो घर का माहौल बहुत अजीब सा था। मुझे तो पायल को देख देख कर रोना आ रहा था। मेरी बड़ी बहन थी। मैंने कभी उसे सौतेले की तराजू में नहीं तौला था। हमारा रिश्ता तो बहनों वाला था। लेकिन फिर एक ऐसी बात हो गई जिसने हमारे घर में और ज़्यादा तहलका मचा दिया। माँ और पापा पायल की हालत को लेकर पहले ही परेशान थे। उनका बस नहीं चल रहा था इस मुसीबत से अपनी जान कैसे छुड़वाएं। पर डॉक्टर ने मना किया था कि आपकी बच्ची बहुत नाजुक हालत से गुजर रही है। वैसे भी बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं था, और अगर किसी बच्ची के साथ इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी मुश्किल हालत में उसका साथ दें। पर यह शाम का वक्त था। माँ पायल को कमरे में छुपा कर रखे हुए थी। कहने लगी, आज घर में तुम्हारे बुआ और फूफा आएंगे तो तुम उनसे मिलने नहीं आना। अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे घर की समस्या क्या है तो फिर तहलका मच जाएगा। पूरे मोहल्ले में खबर फैल जाएगी और हम बदनाम हो जाएंगे। तुमने जो कुछ हमारे साथ किया है अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया तो हमें शायद रहने भी ना दिया जाए, इस मोहल्ले से भी निकाल दिया जाए। माँ पायल को सख्ती से समझा रही थी। बेचारी पायल में तो अब इतना हिम्मत भी नहीं रहा वह किसी से कुछ भी बात कर सके। उसने तो मुझसे भी बात करना छोड़ दिया था। बस वह पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी, किसी सोच में खोई रहती थी। अक्सर उसकी तबीयत अजीब सी होती जा रही थी। उसकी तबीयत देखकर मुझे भी तरस आता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मगर जब बुआ घर आई तो उन्होंने सबसे पहले पायल का पूछा। माँ भी बड़ी हैरान हो गई थी। बुआ ने पायल का क्यों पूछा था, इस बात से जल्दी ही पर्दा उठ गया। कहने लगी, मैंने सुना है कि पायल की तबीयत बहुत ख़राब थी। तुम लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। अरे मुझे बता देते तो मैं भी कोई मदद कर देती। बुआ ने तो पायल से मिलकर ही दम लेना था। कहने लगी कि भले ही वह सोई हुई है पर मैं अपनी बच्ची को दिलासा जरूर दूंगी। गर्मियों के दिन थे, माँ पायल पर रजाई भी नहीं डाल सकती थी। बुआ ने आकर पायल को ऐसी हालत में देख लिया। बस फिर क्या था, बुआ तो उड़ती चिड़िया के पर गिरने वाली में से थी। कुछ ही पलों में अंदाज़ा लगा लिया कि चल क्या रहा था। उन्हें समझ आ गई थी कि पायल के साथ कोई हादसा हुआ है। बुआ ने माँ की तरफ गुस्से से देखा और बोली, तुमसे तो अपनी बेटी भी न संभाली गई। तुम इस घर को कहाँ संभालोगी? क्या कर दिया तुमने? कुछ खबर है तुमको? इस मोहल्ले में हमारी कितनी बदनामी होगी। तुम लोगों को तो अब यहाँ कोई रहने भी नहीं देगा। बुआ की ये बात सुनकर माँ रोने लगी थी। भगवान के लिए दीदी, आप किसी को ये बात मत बताना। हमें खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। अरे अब तुम मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो। तुम्हें नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ? तुम्हारी बेटी है ना गंदे खून की। ये सब तो होना ही था। ये जो हो रहा है तुम्हारी नज़रों के सामने नतीजा है। मैंने तो कितनी बार भाई को कहा था तुम जैसी औरत को ना अपनाए। मेरे भाई को ही शौक चढ़ा था ये काम करने का। ये सुना था कि पापा तो जैसे खून खौल उठा था। ये जो तुम बकवास कर रही हो ना सुनैना, मुझे अच्छे से अंदाजा है तुम मेरी पत्नी को क्या कहना चाहती हो। पर अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा। तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी बेटियों को भी प्यार नहीं दिया। अगर मैंने उन्हें मोहब्बत दी होती तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। पर मैंने तो हमेशा अपने ख़ानदान की बात मानी। इसी वजह से तो आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे घर में एक अनाथ बच्ची थी और उसकी मैं हिफाजत ना कर सका। काश कि मैं उसकी हिफाजत कर पाता तो ये नौबत ना आती। ये लापरवाही मेरी पत्नी की नहीं बल्कि मेरी है। मुझे इन सब का ख्याल रखना चाहिए था। मैं अगर अपनी पत्नी से बैर ना करता, खामखा जिद ना करता, शायद ये कुछ नहीं हुआ होता। लेकिन बस अब मेहरबानी हो आप जैसे रिश्तेदारों की वजह से उन्होंने मुझे मेरी बेटियों से मोहब्बत भी ना करने दी।
काश मुझे पहले पता होता। मैं कभी भी अपनी बेटियों को यूं नज़रअंदाज नहीं करता और अब तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। जो मेरी और मेरी बेटियों पर नज़र उठाएगा उनके लिए मैं बुरा बन जाऊंगा। पापा की बात सुनकर बुआ कानों को हाथ लगाते हुए वहाँ से निकल गई थी। मगर कहते हैं ना, जब भगवान इंसान को सच दिखाता है तो कोई रोक नहीं सकता। बुआ के जाने के बाद माँ ने पापा के गिरबान पकड़ लिया। मुझे सच सच बता दो कि मेरी बेटी की ये हालत के जिम्मेदार कौन है। तुम्हें तो सब पता है, तुम तो एक वकील भी हो, तुम्हें तो हर चीज़ की खबर होनी चाहिए। मोहल्ले में क्या हो रहा है, किसकी बेटी किससे मिलने जाती है, तुम्हें सब पता होता है। फिर तुम्हें अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं पता? तुमने अपनी बेटी की खबर क्यों नहीं रखी? जरूर तुम्हें पता होगा तुम्हारी बेटी का मुजरिम कौन है, लेकिन तुम बता नहीं रहे। ये सुनकर मैंने पहली बार पापा की आंखों में नमी देखी थी। वे भी बेचारे परेशान हो गए थे। उन्हें खुद कुछ मालूम नहीं था वे क्या कर सकते थे। पायल के साथ ये हादसा कैसे हुआ? घर में यही बहस चल रही थी कि शाम को एक और खौफनाक खबर मिली तो पता चला कि बुआ का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी टांग टूट गई है और कमर भी टूट गई है और सब परेशान हो गए हैं। पर हम सब अस्पताल नहीं जा सकते थे। पापा अपनी बहन को मिलने चले गए थे, मगर जब वापस आए तो वो पहले वाले पापा नहीं थे। बड़े परेशानी में झुके हुए थे। आते ही माँ के कदमों में बैठ गए और बोले कि मुझे माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। और मेरी बहन ने भी अपनी गलती का एहसास कर लिया। आज जो कुछ भगवान ने उसे दिखा दिया, उसके बाद वह शायद किसी के साथ कभी बुरा नहीं करेगी और शायद किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेगी। उसने कहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने हमारे घर की भेदी के साथ मिलकर ये सब कुछ किया था। पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे घर का नौकर रामू भी इस सब में मिला हुआ था और उसने अपने मुंह से सारे गुनाह स्वीकार कर लिए हैं। मैं ये कहने पर मजबूर हो गया कि तुम्हारे साथ भगवान ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि वह अपना इंसाफ दिखा कर ही रहता है। भगवान के यहाँ कभी भी कोई अंधा जुल्म नहीं देखा जाता। मेरी बहन ने जो पायल को दुख दिया, भगवान ने उसकी सज़ा दुनिया में ही दे दी थी। मेरी बहन सीमा ये नहीं चाहती थी मैं अपनी पत्नी पूनम से शादी करूं। वह अपनी ननद से बहुत चिढ़ा करती थी, इसलिए उसने मना किया था कि उससे शादी ना करो। इसी जलन की वजह से हमारे नौकर के साथ मिलकर उसने ये सब कुछ किया था। उस रात जब मैं अपने कमरे में काम कर रहा था, हमारे घर के नौकर रामू ने दूध में बेहोशी की दवाई मिलाकर मेरी पायल के साथ बुरा कर्म किया था। वह भी मेरे नाक के नीचे, मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में भी पायल के लिए नफरत थी, जिस वजह से उस बच्ची को बचा ना सका। और अब मैं चौकन्ना हो गया था। हमारी अपनी ही बहन ने एक मामूली सी बात की इतना गहरा बदला लेगी और इतनी छोटी मासूम जान से वह इस तरह का बदला लेगी। कभी कभी लगता है कि ठीक ही कहा जाता है कि औरत की चाल से भगवान बचाए, क्योंकि जब औरत चाल चलती है तो शैतान भी हैरान रह जाता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।